हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स के आपको 8 लेक्चर प्राप्त हो चुके हैं। ये 9वां लेक्चर है। अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है करंट अफेयर्स में, तो मुझे लगता है कि जितना हो गया है अभी लगभग इतना ही बाकी है। चूंकि अभी साइंस टेक बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, अर्थव्यवस्था का पोर्शन, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बचा हुआ है, स्पोर्ट्स खेल बचा हुआ है, ठीक है। देश विदेश की यात्राएं, जो हमारे जो राजनयिक होते हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं या उपराष्ट्रपति हैं, जो विदेशों की यात्रा करते हैं या दूसरे देशों के जो लोग आते हैं वो यात्रा करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ चर्चित व्यक्ति होते हैं, हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं या किसी ने त्यागपत्र दे दिया है या किसी चर्चित सेलिब्रिटी का या व्यक्ति का निधन हो गया है या पुरस्कार सम्मान है, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे सूचकांक का, इंडेक्स का बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों की डिमांड भी है, तो जितने भी 2019-20 के इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो मतलब दिए जाते हैं या रैंकिंग की जाती है, तो उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे आप मान के चलिए कि करंट अफेयर्स आपको इतना हम दे देंगे कि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सारा का सारा मटेरियल आप नोट्स में इकट्ठा करते जाइए और जब भी कोई परीक्षा आती है तो उसको आप रिवाइज करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आप 99% तक प्रश्न बिल्कुल सही कर पाएंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। हालांकि करेंगे तो आप 100%, लेकिन वही ना कि 100% का हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है 10 में से कम 9 प्रश्न तो आपके सही होंगे, ठीक है। होंगे तो 10 भी, लेकिन 9 भी अगर हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी कोशिश होगी, ठीक है। बाकी आपको कहीं भटकना नहीं है, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है, कहीं साइट पर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों एक आपसे मुझे शिकायत भी है, अगर आप कहो तो मैं बता दूं। शिकायत ये है कि जितनी मैं अपने लेक्चर को बनाने में मेहनत करता हूं, चाहे वो पॉलिटी का हो या करंट अफेयर्स का हो, आपको पता है, ये चीज आप भी देखते होंगे हमारे लेक्चर में, हमारे वीडियो में आपको दिखती भी होगी कि मैं कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। कहाँ से कंटेंट को इकट्ठा करता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ कि हाँ ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसके बाद आपको मैं वो देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि उस तरीके से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि चैनल पर करीब 13,000 साढ़े 13,000 लोग सब्सक्राइबर बन चुके हैं, ठीक है। यानी कि इस परिवार के सदस्य लगभग 13,000 लोग हो गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं पॉलिटी का वीडियो डालता हूं या करंट का वीडियो डालता हूं, व्यू कितने लोग करते हैं? मुश्किल से 1,000, 1,500, या जब 2 दिन वीडियो पड़ा रहे तो मुश्किल से 2,000 लोग, ठीक है। फिर बाकी लोग क्या मतलब वो वॉच नहीं करते हैं या फिर डाउनलोड कर लेते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, क्या है, ठीक है। तो जब वीडियो पर व्यू नहीं आता है तो थोड़ा सा निराशा होती है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है कि मतलब हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और अगर आप मुझे 5-10 मिनट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो फिर ये कैसा साथ है। जैसे कि आप कमेंट के माध्यम से बताते रहते हैं कि सर हम आपके हमेशा साथ हैं, आप मेरा साथ मत छोड़िएगा, ठीक है। भाई मैं तो आपसे कई बार वादा कर चुका हूं इस बात का कि हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाते हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि आप मेरा साथ छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप तो अभी से साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं किसी वीडियो को 4-5 घंटे में मेहनत करके आपको इतना अच्छा बना के देता हूं, तो मैं उम्मीद रख सकता हूं, ये मेरा हक है कि उसको आप 5 से 10 मिनट देख लें अगर ऑनलाइन, ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। 5-10 मिनट नहीं, 1-2 मिनट ही अगर आप देख लें, ठीक है, तो उससे क्या होता है, व्यू का पता चल जाता है कि कितने लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे क्या है कि जब 1,000 जब 13,000 का चैनल है और देखते हैं 1,000 या 1,500 लोग, तो ऐसा लगता है मतलब कि कहीं ना कहीं मुझ में कमी है, ठीक है। अगर कमी है तो वो आप लोग बताइए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं, अपना 100% देने का प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूं। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आपका स्वागत है, हम आपका वेलकम करते हैं कि आप बताइए कि सर यहाँ पर सुधार होना चाहिए। आप बिल्कुल बताइए, ठीक है, ये खुला हुआ मंच है, ठीक है। आप जो सुझाव देंगे उसी सुझाव के आधार पर हम चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, पढ़ाना मुझे पढ़ना आपको है। जब तक हम लोगों में तालमेल नहीं होगा, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है।
मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ना कुछ और चाहते हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो वो हमको बताइए, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो और सब लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे फिर से निवेदन है और ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज 1-2 मिनट या 5 मिनट जो है 10 मिनट वीडियो को थोड़ा जरूर देख लिया करें। हालांकि कुछ लोग कहते हैं सर गांव में है समस्या नेटवर्क की, तो मैं मानता हूं समस्या है, ठीक है। कहते हैं सर मुझे जो है छत पे जाना पड़ता है या गांव के बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। अरे भैया ये बताइए, हम जब आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो क्या आप मेरे लिए 5 मिनट छत पर नहीं जा सकते हैं? बताइए, क्या 5 मिनट आप गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं? अरे भाई घूमने टहलने तो जाते ही होंगे ना, वहीं पर वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे लिए थोड़ा सा जरूर करेंगे, ठीक है। व्यू आपके सामने रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं, और स्पेशली पॉलिटी के वीडियो पर बहुत व्यू कम आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, प्लीज इसको हैंडल करिएगा और अगले वीडियो से मुझे मौका मत दीजिए कि मैं आपका इस तरह से टाइम वेस्ट करूं, इस तरह से आपसे कहूं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, करंट अफेयर्स का 9वां वीडियो। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है या पहला का जो सेगमेंट है वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये कैंपेन चलाया गया है, अभियान चलाया गया है और इस अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? नई दिल्ली से की गई है। और किसने की है? ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। दोस्त यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था या किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। नाम दिए होंगे, मतलब जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री, इस तरीके से, ठीक है। तो अक्सर आपको क्या रहता है कि आप ये सोचते हैं कि मोदी जी ने किया होगा या प्रधानमंत्री ने किया होगा अक्सर, लेकिन नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। ऐसी मिस्टेक्स कई बार हुई है परीक्षाओं में, पीछे जैसी परीक्षाओं में कई बच्चों ने ये मिस्टेक की है कि कॉमन सी बात है कि जब कोई भी अभियान शुरू होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी कर रहे हैं, ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा। अगला है लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ये कहां पर बनाया जाएगा? ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनाया जाएगा। लेमरू एलिफेंट रिजर्व हाथियों के लिए बनाया जाएगा और ये हाथियों के संरक्षण हेतु बनेगा। यहाँ पर हाथियों का संरक्षण किया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार की हाथियों की प्रजातियां हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। और ये जो रिजर्व होगा ये विश्व में अपनी तरह का पहला होगा जहां पर हाथियों के लिए स्थायी ठिकाना होगा, ठीक है। ये विश्व का अपनी तरह का पहला ऐसा रिजर्व होगा जहां पर हाथियों के लिए स्थायी ठिकाना होगा और जहां पर हाथियों को संरक्षित किया जाएगा। अगला है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन द्वारा भारत के 2 शहरों को नामित किया गया है, ठीक है। ये यूनेस्को की एक संस्था है, एक संगठन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसने भारत के 2 शहरों को नामित किया है। कौन कौन है? एक मुंबई है जो फिल्म के लिए है और एक हैदराबाद है जो पाक कला के लिए यानी कि भोजन के लिए है, ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली की 91वीं बैठक कहां पर संपन्न होगी? तो ये वर्ष 2000 में भारत में संपन्न होगी, वो भी पहली बार, ठीक है। कैसे? ये पहली बार संपन्न होगी, याद रखिएगा। इंटरपोल क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। जब कोई क्या बोलते हैं अपराधी या जो है कोई आतंकवादी जब भाग जाता दूसरे देश में, भगोड़ा घोषित हो जाता है, तो ये इंटरपोल जो वैश्विक संस्था है, तो ये सारे देशों में इसकी शाखाएं हैं और यही एक दूसरे से कनेक्ट होकर के पता लगाती है कि वो कहां पर किस देश में छुपा हुआ है, ठीक है। इसकी जनरल असेंबली बैठक कहां पर होगी? भारत में होगी, 2022 में होगी, 91वीं बैठक, ठीक। अगला है चौथा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? ये 25 अक्टूबर 2019 को मनाया गया और इसका जो विषय था, थीम था, वो है सभी दीर्घायु हों, ठीक है। अगला है 71वें गणतंत्र दिवस परेड में
प्रथम पुरस्कार किस देश की झांकी को दिया गया था? तो ये असम है। असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। बहुत सारे देश जो राज्य हैं अपनी अपनी झांकियां प्रस्तुत करते हैं। जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो सभी राज्य अपनी अपनी झांकियों की प्रस्तुति वहां पर देते हैं। तो जो सबसे अच्छी झांकी होती है उसको प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है और इसका जो विषय था वो था अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि। इसकी असम की झांकी है ना, उसका विषय क्या था? अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस द्वारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस द्वारा भारत में प्रचलित किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है? तो ये है संविधान। याद रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस ने भारत में प्रचलित शब्द 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना है, जिसको संविधान को चुना है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का विमान जिसने जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से उड़ान भरी, इसका नाम है AN-32 विमान। ठीक है, जैव जेट ईंधन क्या है? जैसे मैंने आपको शायद एक या दो लेक्चर पहले बताया था, इसको बायोफ्यूल कहा जाता है। ठीक है, बायोफ्यूल किससे प्राप्त होता है? जो भी हमारे वायु संसाधन है, ठीक है, जैसे कि मक्का है, रतनजोत है, करंज है, नीम है और बहुत सारे संसाधन हैं, इनसे हम बायोफ्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इथेनॉल प्राप्त करते हैं, फिर उस इथेनॉल को या बायोफ्यूल को पेट्रोल में मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो अभी आप बाइक में या कार में जो आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, इसमें 5% से लेकर के 10% तक इथेनॉल मिला हुआ है, यानी कि बायोफ्यूल मिला हुआ है। ठीक है, इसका फायदा ये होता है, एक तो गाड़ी का एवरेज अच्छा आता है, प्रदूषण कम होता है, दूसरे कच्चे तेल पर हमारे देश की निर्भरता कम होती है। ठीक है, तो ये विमान में भी जो बायोफ्यूल है, ये विमान में भी इस्तेमाल किया गया है। तो भारतीय वायुसेना का ये पहला विमान है AN-32। इसमें 10% इथेनॉल यानी कि बायोफ्यूल मिलाया गया है और इसने उड़ान कहां से भरी है? ये भरी है लेह हवाई अड्डे से। ठीक है, याद रखिएगा कि इसने उड़ान कहां से भरी है? इस ईंधन के साथ लेह हवाई अड्डे से। कितना मिलाया गया? 10%। विमान का नाम क्या है? AN-32 विमान। ठीक है, और जैव जेट ईंधन भरा गया है। अगला देख लेते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये हाल ही में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने 31 जनवरी 2020 को जो विधान परिषद थी उसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, यानी कि अब यहाँ पर विधान परिषद नहीं होगी। ठीक है, बताइएगा कि विधान परिषद को किस अनुच्छेद में रखा गया है संविधान के? विधान परिषद यानी कि जो है वो बन सकती है और उसका जो है निरसन भी हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत ये प्रस्ताव मतलब ये प्रावधान किया गया है? अगला देखते हैं, एयरलाइंस कंपनी जिसने अपने एयरक्राफ्ट की पूंछ पर एक ओंकार, क्या लिखा हुआ? एक ओंकार को चिन्हित किया है, ये है एयर इंडिया। ठीक है, तो एयर इंडिया कंपनी ने अपने एयरक्राफ्ट की पूंछ पर एक ओंकार, यानी पूंछ मतलब जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर उठा हुआ होता है, उसे कहते हैं पूंछ। वो जो एयरक्राफ्ट का सबसे पीछे वाला हिस्सा उसे पूंछ कहते हैं। तो उस पर जो है एक ओंकार चिन्हित किया है, नामांकित किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है कि इस वर्ष गुरु नानक देव की 550वीं जयंती का समारोह मनाया जा रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनकी 550वीं जयंती पर एक ओंकार शब्द को हवाई जहाज के पूंछ पर इसको चिन्हित किया गया है। अगला देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने राज्य में लोगों को न्याय दिलाने की क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राष्ट्र है? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। यानी कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी आई है उसमें ये बताया गया है कि जो भी राज्य हैं वो अपने लोगों को कितना अच्छा, कितना बेहतर तरीके से न्याय दिला सकते हैं, ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर है। इसने अपने राज्य के लोगों को बहुत ही आसानी से, सुगम तरीके से और बेहतर तरीके से न्याय दिलाया है, यानी कि न्याय दिलाने के मामले में ये प्रथम स्थान पर आया है। कौन? महाराष्ट्र। अगला है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक कोड जारी किया गया है, जिस कोड का नाम है
HS कोड। HS कोड फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, और इस कोड का जो उपयोग है वो कस्टम अधिकारी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की अनुमति के लिए करते हैं। ठीक है, जो कस्टम अधिकारी होते हैं जहां पर है, जैसे एयरपोर्ट है या पोर्ट है, वहां पर जो कस्टम अधिकारी होते हैं, तो जो निर्यात होता है तो वहां पर एक कोड जारी किया जाता है कि उस सामान का कोड क्या है, उससे कहा जाता है HS कोड। तो इस कोड को जो है जो कस्टम अधिकारी है उनको उत्पाद को एक दूसरे से दूसरे देश में भेजने के लिए वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो इसका इस्तेमाल विशेषता करता है HS कोड। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने खादी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस जो है कोड को जारी किया है, HS कोड। अगला सुमन योजना, इसका एक नाम और है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, अंग्रेजी में देखेंगे उसको। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा प्रारंभ की गई है, और इसका उद्देश्य क्या है, देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी कि मोर्टेलिटी रेट और जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है जन्म के दौरान या जन्म के कुछ समय बाद, उसको कम करना है। और जो मातृत्व यानी कि जो माएँ हैं, बच्चे के डिलीवरी के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इन दोनों चीजों को कम करना इसका उद्देश्य है सुमन योजना का। अगला एयर इंडिया। एयर इंडिया ने अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी बोट का इस्तेमाल किया है? ठीक है, ये है AN-320 एयरक्राफ्ट। ठीक है, और ये ऐसा करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन गई है। और मैं आपको बता दूं टैक्सी बोट क्या होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एयरपोर्ट होता है, ठीक है, तो वहां पर जो रनवे होता है, ठीक है, रनवे से हवाई जहाज रनवे पर खड़ा होता है, वहां पर जो है सवारियां या सामान लोड करता है, इसके बाद वहां से वो उड़ान भरता है। ठीक है, फिर जब वो वापस आता है तो रनवे पर उतरता है, इसके बाद क्या होता है, वो फिर पार्किंग में चला जाता है, यानी कि रनवे पर नहीं खड़ा रहे रनवे पे नहीं खड़ा रहता है, बल्कि पार्किंग चला जाता है। जैसे आपने देखा है कि जब बस या ट्रेन यात्रियों को उतार करके कहाँ खड़ी की जाती है, जो उनकी बसों की या जो ट्रेनों की जो पार्किंग है वहां पर खड़ी कर दी जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो एयरप्लेन है या जो हवाई जहाज है वो रनवे से सवारियों को उतार करके कहां पर, पार्किंग में खड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो सभी हवाई जहाज है उनको स्वयं चल करके पार्किंग तक जाना होता है। ठीक है, लेकिन जो एयर इंडिया है ये पहली एयरलाइन बन गई है, इसने जो है अपने एयरक्राफ्ट में एक टैक्सी बोट का इस्तेमाल किया है। टैक्सी बोट क्या है, एक रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है, और इसका काम यह है कि एयरक्राफ्ट को यानी कि हवाई जहाज को पार्किंग से रनवे तक ले जाना और रनवे से पार्किंग तक वापस ले आना, ये किसका काम है, ये टैक्सी बोट का काम है। ठीक है, कैसा है, ये रोबोट आधारित है, रोबोट से चलेगा। ठीक है, तो सवारियां उतर गई, हवाई जहाज खाली हो गया, उसको टैक्सी बोट ने क्या किया, पार्किंग में लाके खड़ा कर दिया। फिर जैसे उसका टाइम हुआ दूसरी फ्लाइट का, तो पार्किंग से क्या किया टैक्सी बोट ने, रनवे पर उसको पहुंचा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पहली एयर इंडिया की एयरलाइन बन गई है, विश्व की पहली, जो कि AN-332 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। ये इस AN-320 एयरक्राफ्ट में टैक्सी बोट का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, अगला देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक। ये पुस्तक जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है, और इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक मोदी जी के जीवन पर आधारित है, विमोचन किसने किया है, अमित शाह जी ने विमोचन किया है। अगला है विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ठीक है, मेडिटेशन यानी कि योगा सेंटर का, ये हैदराबाद में किया गया है, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में हैदराबाद शहर में विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को किस देश से अफ्रीकी चीते को भारत लाकर उपयुक्त स्थान पर बसाने की अनुमति दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में आदेश दिया है, ठीक है, एक याचिका दायर हुई थी इस संबंध में, तो भारत सरकार को आदेश दिया है कि वो उस अफ्रीकी देश से जो अफ्रीकी चीते हैं उनको लाए और भारत में उचित स्थान पर उनको बसाए, यानी उनके जो संरक्षण की उचित व्यवस्था हो। तो अफ्रीकी देश है नामीबिया,
तो नामीबिया से लाने के लिए अनुमति दी गई है। ठीक है, कहां से? नामीबिया से, याद रखिएगा, अफ्रीकी देश है एक नामीबिया। और अंतिम है यहाँ पर डेफ एक्सपो, ये डिफेंस से संबंधित है, यानी कि रक्षा से संबंधित है। डेफ एक्सपो 2020, ये हाल ही में लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो विषय था यानी थीम था, भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र। भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र इसका विषय था। और इसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अगले 5 वर्षों में भारत के हथियार निर्यात का लक्ष्य $5 अरब घोषित किया, यानी कि जो भारत का रक्षा निर्यात है या जो हथियारों का निर्यात होता है वो अगले 5 सालों में $5 अरब तक पहुंचाना है, अर्थात लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना, ये लक्ष्य घोषित किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेफ एक्सपो 2020 में, जो कि हाल ही में लखनऊ में संपन्न हुआ था। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का। ठीक है, और जो आपको अगली सीरीज मिलेगी वो सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, कोरोना स्पेशल होगी, यानी कि कोरोना से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक हैं, जितने भी बने हैं, वो सारे आपको हम देने वाले हैं। इसलिए नेक्स्ट सीरीज जरूर देखिएगा, उसमें आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मिलता हूं उसी सीरीज के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।